जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज हाजिर है आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो क्लास है वो एक दिन के अल्टरनेट पर चलेगा। तो आज आपका जो क्लास है वो हम लोग पहले आज का जो क्लास है इस पर जो है आप चर्चा करेंगे। आज का जो क्लास है वो आपको मिलेगा, ठीक ना। तो हम आज पहले तो क्लास आज का जो चर्चा है उस चर्चा से पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लें कि पुराने क्लास में यानी कि पिछला जो वीडियो है हमारा उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो आपको अगर ध्यान हो, यदि आपने वीडियो देखा होगा, तो पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि चार्ज को हम 3 तरीका से विकसित कर सकते हैं। जिसमें पहला जो तरीका था इसको बोले थे घर्षण विधि। तो घर्षण विधि में बेसिकली क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है, फ्रिक्शन करवाया जाता है, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में निगेटिव चार्ज आ जाता है और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसका कारण क्या है इसका हमने डिटेल व्याख्या किया था पिछले क्लास में, है ना। और वो तमाम बातें जो आपके नोट्स में रहना चाहिए, जो आपको रिवीजन करने में हेल्प करे, ये बातें हमने लिखवा भी दिया था। आप अगर चाहे तो उसको वीडियो को पॉज करके कभी भी आप लिख सकते हो। ये बातें आपको हमने बता रखा था, ठीक ना। दूसरा जो तरीका था इसको हम बोले थे कंडक्शन मेथड, चालन विधि, यानी आवेश को विकसित करने का एक ये तरीका होता है। इसमें बेसिकली होता क्या था कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, और वैसे इंसुलेटर भी आप ले सकते हो, लेकिन कंडक्टर में क्या होगा ना, उसका फायदा आप थोड़ा सा हम इसका चर्चा करते हैं, आप समझ जाओगे कि क्या फायदा है इसका। जैसे मान लो एक हमारे पास चालक है और एक और चालक कोई माने पदार्थ है, उसको ला करके केवल इसके कांटेक्ट में रख दिए, तो इस पर से चार्ज जो है ना इसके ऊपर में स्थानांतरित होने लगेगा, वो चलना शुरू कर देगा। बात समझ रहे हो ना। लेकिन चूंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज क्या करेगा, चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक ना, ये पूरे कंडक्टर में फैल जाएगा। अगर ये इंसुलेटर होता और चालक होता तो क्या होता, चार्ज एक ही जगह पे जमा हो जाता, माने जहां पर कॉन्टेक्ट एरिया है वहीं पर चार्ज मिलता और वहीं पर जमा हो जाता, ठीक ना। तो चार्ज को एक, जैसे ये अनचार्ज था, इसके ऊपर में पहले कोई चार्ज नहीं था, आप समझ रहे हो ना, लेकिन इसके ऊपर में चार्ज था। तो जैसे ही कांटेक्ट में लाए तो इससे चार्ज जो है इस पर चलना शुरू कर गया। इसको हम लोग नाम दिए थे कंडक्शन मेथड, चालन विधि। इसमें जो है आवेश चल करके एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो इस विधि का नाम था, आवेश को विकसित करने का विधि जो था इसका नाम था चालन विधि। और तीसरा जो विधि था वो था इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या हुआ था, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में आपने कोई चार्ज दिया है, ठीक ना, और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट यानी उदासीन वस्तु को अगर हम इसके नजदीक ला दें तो इसके ऊपर में जो है निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, या ये कह दो कि इस पर अगर निगेटिव होता तो इस पर पॉजिटिव डेवलप हो जाता। माने केवल नजदीक जाने की वजह से इसका जो चार्ज होगा इसके अपोजिट नेचर का चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पर विकसित हो जाता है। तो ऐसे विधि का नाम हमने दिया था प्रेरण विधि। थोड़ा सा हम एक चर्चा कर ले पहले, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे जो आज का हमारा मुद्दा है उस पर, ठीक ना। तो चर्चा का विषय क्या है जो पहले हम करना चाहते हैं आपके साथ, वो ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज किया है, जैसे मान लो हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, ठीक ना, या कोई और ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इस पर हमने निगेटिव चार्ज दिया है, ठीक ना। तो हम पता कैसे करेंगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। एक बात तो आपको भी समझ में आ रहा है कि हमने जो पिछले क्लास में आपको डिमॉन्स्ट्रेशन जो दिखाया था उसमें आवेश को विकसित करते थे, तो एक पर प्लस एक पर माइनस आएगा जिसकी वजह से आकर्षण होगा, ये तो समझ में आया। लेकिन किस पर प्लस किस पर माइनस आया ये बात कैसे पकड़ में आएगा, है ना। तो ये चीजें पकड़ने के लिए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अब्राहम बीनेट। उन्होंने एक डिवाइस बनाया था, इस डिवाइस का नाम था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आप देख सकते हो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है कुछ ऐसा दिखता है। ये अगर आप मार्केट से खरीदो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरे पास है भी, हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन ये डेड पड़ा हुआ है। मैंने ये जो है ना बहुत पुराना है, लगभग 4-5 साल पहले का है। तो इसमें जो है सो थोड़ा सा जंग लगा हुआ है ना, जिसकी वजह से ये काम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज डेवलप करने के बाद ये ठीक से काम करता है। और क्योंकि इसका जो कार्य प्रणाली है ना वो बहुत बारीक है,
माने आप इसको नजदीक से देखोगे तभी जाकर के आपको ये पूरा चीजें जो है समझ में आएगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। जो हम डिवाइस के बारे में आपको बता रहे हैं, इस डिवाइस का नाम क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हम यहाँ पर नाम भी लिख देते हैं इसका। इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये डिवाइस का नाम है। इसका सबसे पहले निर्माण किया था एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अब्राहम बीनेट, इन्होंने ये बनाया था। और इस डिवाइस के द्वारा जो है ना आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जो है इजी वे में पहचान सकते हो, है ना, कि किसके ऊपर प्लस चार्ज है, किसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो हम आपको जो है एक छोटा सा माने जो हमारा जो प्रक्रिया होता है जिसके तहत ये काम करता है, उसका छोटा सा जो है एक बात बताना चाह रहे हैं, और उसके आधार पर आप चाहो तो घर पर भी इसको ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वो थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, कंडक्टर वगैरह जो है ना उसमें जंग वगैरह नहीं लगा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो होगा क्या कि वो ठीक से प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और दूसरी बात, चार्ज का मात्रा थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए ताकि जो है वो प्रॉपर तरीका से काम करे। तो ये काम कैसे करता है आप समझ लो, उसके बाद फिर आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हो, कोई भारी बात नहीं है। देखो ये है क्या, ये काम कैसे करता है आप समझ लो। देखो पहली बात तो आप ये समझ लो कि इसमें जो है गोल्ड का लीफ होता है, जैसे जिसको बोलते हैं ना कि स्वर्ण पत्तर, आप ऐसे समझ लो। हाँ, इसमें जो है ना जैसे मिठाई वगैरह पर जो चिपकाया हुआ रहता है ना, आप देखिएगा तो उसी को वही जो लीफ होता है ना, वही लीफ इसके ऊपर में भी चिपकाया हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा ये जो है ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वही है, उसको चिपकाया हुआ है, ठीक ना। और इसमें दो लेयर होते हैं, एक इधर भी होता है और एक इधर भी होता है, दो साइड में होता है। तो जब आप कोई, और इसका जो है ये जुड़ा रहता है मेटल से, ये जो है पूरा का पूरा मेटल से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब आप कोई चालक पदार्थ को यहाँ पर लाओगे, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर एक पॉजिटिव जो है रॉड को लेकर के आए, ठीक है ना, जैसे मान लो हम यहाँ से एक पॉजिटिव रॉड को लेकर के आए, तो जैसे ही पॉजिटिव रॉड को लेकर के आओगे तो होगा क्या कि इसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच लेगा। तो जैसे ही अपनी ओर खींचेगा, चूंकि ये इसमें सटा नहीं है, आप समझ रहे हो ना, तो इंडक्शन की वजह से इसको खींचेगा, ठीक ना, ये जो है प्रेरण की वजह से खींचेगा, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चले जाएंगे। तो जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर बचेगा। जो ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर में केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। बात समझे कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा। अच्छा, अगर उल्टा काम करते हो, कोई निगेटिव वाला रॉड को लेकर के आते हो, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, और यहाँ पर दोनों जो आपके पास ये जो लीव है, जो पत्ती है, इन दोनों पत्ती के ऊपर में निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर से रिपल्सन होगा। तो अब यहाँ पर फिर पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर पॉजिटिव, कैसे कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पर निगेटिव चार्ज है, फिर भी पता नहीं चला। तो इसको पता करने के लिए आप थोड़ा सा अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है साइंस का जो आप पढ़े हो, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान रखो तो आपको ये बातें जो है वो समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, देखिए आप ऐसे करो, इसका इंडक्शन मत करवाओ, आप इसमें जो है ना चालन विधि अप्लाई करो। चालन विधि आप समझ गए थे, पिछले क्लास में हमने बताया भी था, अभी भी थोड़ा सा चर्चा किए थे। तो चालन विधि का प्रयोग आप कैसे करोगे? ये तो है न्यूट्रल, पूरा का पूरा ये है न्यूट्रल। तत्काल में मान लो, हालांकि ये डायग्राम जो बनाया हुआ है उसमें सारा कुछ जो है दे रखे हम, तो मैंने आप ऐसे मान लो कि ये है पूरा न्यूट्रल। हम क्या किए, एक पॉजिटिव रॉड को लाए और इसमें सटा दिए, पॉजिटिव रॉड को ला करके इसमें हम सटा दिए, बात समझ रहे हो। तो जैसे ही सटाएंगे तो ये पॉजिटिव रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इसमें चला जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो लीव है इसके ऊपर में भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बात समझे। तो पॉजिटिव चार्ज जब आ गया तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। अच्छा, अगर निगेटिव रॉड लाते फिर भी इसमें निगेटिव चार्ज चलता और निगेटिव की वजह से भी रिपेल होता, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता आप समझो। जैसे अगर मान लीजिए हम आपको ये बोले इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है और निगेटिव की वजह से ये रिपेल हुआ है, और यहाँ पर फिर से एक रिपल्सन हुआ है, लेकिन इस बार रिपल्सन हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से। अब पॉजिटिव चार्ज अगर होगा ना तो याद रखिएगा इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, और निगेटिव चार्ज होगा तो उसका रिपल्सन कम होगा। कारण क्या है, तो निगेटिव चार्ज का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका वेट भी तो थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा उसका मास भी बढ़ेगा।
स्वाभाविक बात है। तो मास जब इसका बढ़ेगा, समझ लो आप बात को, मास जब इसका बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा खिंचाव अंदर की तरफ भी होगा, और ये जो है निगेटिव चार्ज, इस निगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्सन भी लगेगा, लेकिन उसका रिपल्सन जो होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा, अगर पॉजिटिव वाला की बात करें तो पॉजिटिव वाला में क्या होता है कि अगर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज को इसके साथ सटा दिया, इसके साथ जो है स्पर्श मिला दिया, तो इसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस करने के लिए चले जाएंगे। स्वाभाविक बात है, इसीलिए इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और वही पॉजिटिव चार्ज फैल गया इसमें, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए। तो इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो इसका वेट जो होगा पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो अब रिपल्सन होगा, तो वेट जो है ना उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास भी कम करेगा, इसीलिए ये ज्यादा फैलेगा और ये जो है वो कम फैलेगा। तो आप इसके माध्यम से प्लस माइनस चार्ज को जो है आसानी से पहचान सकते हो। यानी कि अगर अगर आपका रड जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसको सटाएंगे तो इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, समझिए, ज्यादा ये फैलेगा। और अगर ये निगेटिव चार्ज वाला रड होगा तो इसका रिपल्सन फिर भी होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज वाला से कम होगा। आज समझे कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग क्या है कि पहचान सकते हैं कि किस पर पॉजिटिव चार्ज और किस पर निगेटिव चार्ज है ना। हालांकि ये पूरा का पूरा आप ये नहीं कह सकते हो कि माने ऑथेंटिक तरीका से इसको ये पहचान सकता है, लेकिन हल्का सा इसमें जो है आइडिया आपको मिल सकता है। इसको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को पहचानने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का भी इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलैरिटी डिटेक्टर, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलैरिटी डिटेक्टर। तो उसके माध्यम से ज़्यादा अच्छा से जो है प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को इजी वे में पहचाना जाता है। लेकिन इसके माध्यम से भी आप जो है ना माने इजी वे में छोटा मोटा जो चार्ज का जो प्रयोग होता है उससे आप इसको जो है करके और आसानी से पहचान सकते हो। तो एक तो ये तरीका है, और ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इस डिवाइस का नाम, और इस डिवाइस का खोज किसने किया था? तो इनका नाम था अब्राहम बिनेट, इन्होंने ये डिवाइस बनाया था, ठीक ना। तो हमारे ख्याल से आपको ये जो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की कहानी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दा पर हम लोग वापस आ जाते हैं। देखो, तो हमारा आज का जो मुद्दा है वो ये है कि चार्ज का हमें प्रॉपर्टी जानना है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में आवेश के बारे में पढ़ा था, और आज जो है आवेश के बारे में जो है हम लोगों को थोड़ा और बातें जानना है। और ध्यान रहे, आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पॉइंट जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, इसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको इधर से देखने को मिल सकते हैं, तो इसको अगर आप चाहो तो आज पढ़ो और आज ही इसको समाप्त कर लो। और आप बेहतरीन चीज़ है जिसको इजी वे में आप जो है ना अभी के अभी तैयार कर सकते हो। आप वीडियो देखते रहो और देखने के साथ साथ ही इसको तैयार आप कर सकते हो, ठीक ना। तो हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेशों का गुण। आवेशों का गुण क्या है, या आवेशों का गुण हमें ध्यान में रखना है, ठीक ना। आवेशों का गुण क्या क्या है आप समझ लो। पहला तो इसका गुण जो है बड़ा सिंपल है, जो आप पहले से भी जानते आ रहे हो कि अगर हमारे पास सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज कहने का मतलब अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव निगेटिव चार्ज है, ठीक ना, तो दोनों चार्ज जो होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव निगेटिव चार्ज हो, अगर सिमिलर चार्ज है तो ये दोनों जो होगा ना आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा। माने सिमिलर चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो आएगा, ये फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स होगा आपका रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, ठीक ना, रिपल्सन फोर्स लगेगा। विकर्षण, विकर्षण बल, माने एक जैसा आवेश एक दूसरे के ऊपर में विकर्षण बल लगाएगा, एक दूसरे को भगाएगा। लेकिन अगर मान लो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा ये कैसा फोर्स होगा, तो ये होगा अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, ये होगा आकर्षण बल। बात समझ में आया? और ये चार्ज का प्रॉपर्टी है, ये आप जो है इजी वे में याद कर सकते हो। याद क्या कर सकते हो, ये बात आप पहले से ही जानते हो, तो इसको तो आप ध्यान में रख सकते हो कि चार्ज का जब भी आपसे प्रॉपर्टी लिखने के लिए बोले तो एक प्रॉपर्टी तो आप ये लिख दो। फिर दूसरा प्रॉपर्टी ये होगा कि चार्ज जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। वैसे भी हम लोग जानते हैं
चार्ज जो होता है उसको इजी तरीका से सामान्य बीजगणितीय योग नियम जो होते हैं उनके तहत इसको जोड़ा जा सकता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर में कितना चार्ज होगा, अगर ये चार्ज का वैल्यू हमें निकालना हो तो सिंपल हम जोड़ सकते हैं, है ना। सामान्य जो गणित होता है उसके तरीका से जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने इस पर दिया +5 कूलम चार्ज, इस पर दिया प्लस, इधर से दिया +4 कूलम चार्ज, इधर से दिया -5 कूलम चार्ज, इधर से दिया -6 कूलम चार्ज, और हम आपको बोले कि बताइए इस पर नेट चार्ज कितना होगा। तो सीधी बात है, प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ दो, माइनस वाला को माइनस के साथ जोड़ दो, और फिर दोनों को एक साथ जोड़ दो, यानी कि 5 और 4 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 5 11, यानी कि प्लस में आपका 9 कूलम का चार्ज है और माइनस में आपका 11 कूलम का चार्ज है, यानी कि नेट चार्ज जो होगा वो -2 कूलम बचेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो आप इसमें जो है किसी भी तरह का वेक्टर का नियम तो लगाए नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आवेश जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं होता है। और डायरेक्शन का कोई चर्चा हम लोग नहीं करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि इसको जो है सामान्य तरीका से आप जोड़ सकते हो, यानी इसको हम लोग सीधे तौर पे बोलते हैं इट इज एडेटिव इन नेचर, ये योगात्मक प्रवृत्ति का होता है, सामान्य तरीका से आप इसको जोड़ दो, ठीक ना। ये भी इसका एक प्रॉपर्टी हो गया। माने छोटा छोटा बात है जो आपको ध्यान में रखना है, और ये सब बातें जो है ना इजी तरीका से ध्यान में रखा जा सकता है, ठीक ना। तो एक तो दो प्रॉपर्टी यहां से आ गया, एक ऊपर से, यानी 3 प्रॉपर्टी हो गया। और यहाँ का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तो आप बिल्कुल याद रखना, इसको तो कभी मत भूलना। ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन इसको जो है तैयार करने के लिए आपको हम माने इसका कुछ उदाहरण देंगे, उसके तहत जो है आप इसको तैयार रखना। और इससे कुछ क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, हम उसका एक आध दो क्वेश्चन जो है आपके सामने रखेंगे। तो पहले तो समझ ले ये है क्या। देखो इसमें बोला इट इज क्वांटाइज्ड। इट इज क्वांटाइज्ड कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश क्वांटमीकृत है। और क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है? तो क्वांटमीकरण का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज देना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लो इधर से उधर अगर हम इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर हम इस पर भेजेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर भेजेंगे तो इसके ऊपर में चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर में निगेटिव डेवलप होगा, इसके ऊपर में पॉजिटिव होगा। तो इस स्टेटमेंट का कहना यह है, क्वांटमीकरण का कहना यह है कि जब आवेश का स्थानांतरण हो, जब चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो चार्ज का ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। माने जब भी यहां से वहां इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 जाएगा, 10 जाएगा, 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? कभी भी 6.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो इंटीजर में जाएगा, कोई पूर्णांक संख्या में जाएगा। बात समझे कि नहीं? इस प्रॉपर्टी को बोला गया है क्वांटाइजेशन, इस गुण को कहा गया है क्वांटमीकरण। हमारे विचार से आप ये बात समझ चुके होंगे, यानी कि किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेशों का स्थानांतरण जो होगा वो हमेशा होगा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल का। यानी कि अगर एक वस्तु को आवेशित किया गया है ना, तो इस वस्तु पर जो आवेश का मान होगा वो n इंटू ई के हमेशा बराबर होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। माने इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसी की वजह से चार्ज इस पर आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा होना चाहिए इंटीजर में, जब भी आएगा तो इंटीजर में। यही बात हम यहाँ लिखेंगे, यानी किसी वस्तु के ऊपर में जो चार्ज आएगा, ये चार्ज का वैल्यू हमेशा बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस इसीलिए क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस छोड़ देना, निगेटिव चार्ज होगा तो माने माइनस छोड़ देना, ठीक ना। लेकिन याद रखना चार्ज का वैल्यू जब भी आएगा तो इसी फॉर्मूला से आएगा। वेयर आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में ये रखना है कि n का वैल्यू जो है ना वो इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। कभी भी इसका संख्या जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि भिन्न में नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए तो इंटीजर पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। और ई तो आप समझ रहे हो, ई को बोलते इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हम साइन का इस्तेमाल नहीं किए हैं, प्लस माइनस साइन जो होता है ना वो नहीं इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले यहाँ पर आपके सामने ये रख रखे हैं, ठीक ना, कि पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। तो हमारे ख्याल से ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है।
और बड़ा सिंपल बात है जो आप समझ चुके होंगे हमारे ख्याल से। चौथा जो प्रॉपर्टी है इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चौथा प्रॉपर्टी में बोला है कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, आवेश क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब भी आवेश ट्रांसफर होगा तो वो जब भी चलेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फंडामेंटल चार्ज का ये हमेशा पूर्णांक गुणज में चलेगा। आप समझे कि नहीं। और इसी गुण का नाम होता है आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन। आप समझे कि नहीं। इस गुण को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है क्वांटाइजेशन। चलिए, तो हमारे विचार से ये बात आप समझ चुके हैं। तो एक तो ये रहा, अगर आप चाहो तो इसका नोट्स बना सकते हो आप लोग, है ना। हम थोड़ा देर के लिए साइड हो जाते हैं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना, और इसको जो है आप अपना नोट्स में जो है शामिल कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। तो अगला प्रॉपर्टी, अच्छा एक और बात, ये प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी पर आने से पहले आपको हम जैसा कि पहले बोले हैं कि ये जो क्वांटाइजेशन है ना, आवेशों का क्वांटमीकरण, इससे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड भी पूछा है ना। कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो हम आपके सामने एक क्वेश्चन पहले रख देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा यह गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। निम्न में कौन आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार से असत्य है। ध्यान रहे ये निगेटिव क्वेश्चन है। निगेटिव बोले तो जो गलत आंसर है ना उसको हमें चुनना है, गलत आंसर जो है उसमें हमें टिक करना है, ठीक ना। तो हमारे पास जो है ये चार ऑप्शन है और इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो गलत है। तो हम इन प्रश्नों को सॉल्व किस आधार पे करेंगे, तो अभी जो आपने क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ा है, आवेशों का क्वांटमीकरण जो पढ़ा है, उसी के आधार पर करने वाले हैं। आवेशों के क्वांटमीकरण में क्या बोला है कि हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, पूर्णांक में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। तो हमारे पास चार जो है चार्ज दे रखा है, चार है ऑप्शन में, और ये आवेश का मात्रा है। तो हमें इससे जो है इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकालना है, और बड़ा सिंपल है। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू क्या होता है। जैसे पहली बात तो चार्ज का फॉर्मूला आपका क्या होता है, NE। हमको अभी प्लस माइनस से मतलब नहीं है, ठीक ना। पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ आप, हमको केवल N से मतलब है। ये नंबर जो है ना जब भी होना चाहिए तो 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। ये नंबर जो है कभी भी किसी भी तरीका से फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया। तो हम अभी जो है ना इसको, ये जो प्रश्न है इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहे हैं, और सिंपल तरीका से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात बताओ, चार्ज हमें चाहिए, तो चार्ज का जो वैल्यू है, अगर मन एक चेक करके हम बता दे रहे, बाकी जो है शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी इसको बनाना होगा आपको परीक्षा हॉल में, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। क्या करना है, आप इस फॉर्मूला पर एक ऑब्जेक्ट, एक जो ऑप्शन है उसको रख के देख लो। जैसे पहला ऑप्शन को चेक करो, तो पहला ऑप्शन में क्या करो, चार्ज की जगह पे आप रख दो 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और n तो हमको निकालना है, इसी से तो चेक होगा। और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम कूलम ऐसे भी कटेगा, ये 10 के पावर -19 ये भी कट जाएगा। यानी कि n का वैल्यू अगर देखोगे तो 12.8 बट्टा 1.6। ये डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा। अगर इसको काटोगे ना तो हमारे ख्याल से ये कट जाएगा, ठीक ना। अगर देखो तो 8 मरतबे हमारे ख्याल से कट रहा है। खैर एक बार थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसको अगर आधा करोगे तो ये 64 बनेगा, और ये जो है 8 बनेगा, 8 8 64 यानी 8 आया। तो n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू आया 8। और 8 जो है वो इंटीजर है या फ्रैक्शन है, पूर्णांक संख्या है या भिन्न संख्या है, तो ये भिन्न पूर्णांक संख्या है। अच्छा, पूर्णांक संख्या तो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकता है, ये क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी बोला है। बात समझे कि नहीं। तो इसी प्रकार से दूसरा का भी चेक कर सकते हो, तीसरा का भी, और चौथा का भी चेक करोगे। तो इतना जो है ना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ऐसे कर दो कि ये जो हमारा 1.6 है इसको थोड़ा देर के लिए 16 मान लेते हैं, ठीक ना। 16 का जो टेबल है वो पढ़ो आप। तो 16 8 128 इसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी कट जाएगा तो 8 आ गया, यानी 16 8 128 तो 8 आएगा संख्या। यानी ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमको बोला है गलत चुन करके बताइए। फिर आप देखो 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64, ये भी उसके पहाड़ा में आ जाता है।
इसीलिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि 16 चौका 64 यानी n का वैल्यू इसके लिए कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि असत्य आंसर चुना जा रहा है। उसके बाद इसमें अगर देख लो तो 16 दूना 32, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू 8 आ जाएगा, n का वैल्यू। लेकिन इसमें जाओगे तो 16 के पहाड़ा में 54 आता ही नहीं है, तो नहीं आता है, इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो वैसे टाइम बचाने के लिए आप ये 16 का पहाड़ा पढ़ करके देख लो, उसमें उसी के अनुसार से सही गलत जो भी होगा उसको चुन लेना। लेकिन अगर आपको ये भी दिक्कत लगे तो ये तरीका से सबको चेक कर लेना, समझ गए बात को। तो इस तरीका से सबको आप चेक भी कर सकते हो। तो ऐसा प्रश्न जो है ना आपसे पूछा जा सकता है, तो हम चाहेंगे कि इस प्रश्न को भी आप अपने नोट्स में रखो, ताकि बाद में जब आप इसको रिवीजन करो तो ऐसे टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए आपको ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो देख लो आप इसको भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर के देख लो। फिर अब आ जाते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टी पर, समझे बात को। तो हमारा जो अगला प्रॉपर्टी है वो क्या है, 6 प्रॉपर्टी हमने स्लाइड में लाया है, ठीक ना। तो 6 में जो है 4 तो हम लोग जान चुके हैं, थोड़ा सा एक बार रिकैप्चुलेट कर ले पॉइंट को। पहला क्या था, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। माने जो एक समान आवेश है वो एक दूसरे को विकर्षित करेगा और असमान आवेश जो होगा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। दूसरा जो प्रॉपर्टी था उसमें कहा गया कि ये स्केलर है, अदिश राशि है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, ये योगात्मक है यानी एडिटिव है नेचर में। और चौथा प्रॉपर्टी क्या था, ये आवेश जो होता है वो क्वांटमीकृत है, क्वांटाइज्ड है, ठीक ना। और क्वांटाइजेशन क्या है उसका चर्चा हम आपके सामने किए हैं। और कभी कभार ये प्रश्न पूछ भी देता है कि आवेशों के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो जो बात आपको अभी हमने बताया है उस अनुसार से आप उसको भाषा में अरेंज करके जवाब देना, ठीक ना, हो जाएगा ये। और उसके अलावा भी कुछ बातें जो बात हम समझाए थे वो लिख भी दिए थे हम। अगला प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज कंजर्व, और ये पॉइंट जो है आप समझ लो, आवेश संरक्षित है। ये बात तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आवेश को जो हम डेवलप करवाए थे तो बेसिकली ट्रांसफर करवाए थे चार्ज को, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है या किसी अन्य तरीका से अपीयर होता है चार्ज, चार्ज वहां पर पैदा नहीं हुआ है। इसका मतलब आवेश संरक्षित है। अगर पूरे आइसोलेटेड सिस्टम लिया जाए, एक जो है विलगित निकाय लिया जाए, अलग एक निकाय, तो उस निकाय को अगर बंद किया जाए और उसमें अगर बात करोगे तो टोटल चार्ज पहले का पॉजिटिव और बाद का माने पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज जो होगा पूरे सिस्टम का वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसीलिए कहा गया है कि आवेश जो है वो क्या है, आवेश जो है वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। अर्थात दैट मीन्स द अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जिसको हम अलग कर दिए पूरे सिस्टम, माने पूरे दुनिया से अलग करके उसको, जैसे दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कल जो है बैलून की हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में, बैलून है और या किसी और भी सरफेस के साथ इसको रगड़ोगे तो ये पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर दो, माने अलग मानना। इसका चार्ज एक अगर मान लो पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, तो एक प्लस एक माइनस पॉजिटिव निगेटिव हो गया, तो टोटल चार्ज तब फिर अगर जोड़ोगे तो लास्ट में उतना ही होगा जो पहले था। बात समझे कि नहीं। तो यही बात जो है ना इसका पांचवा प्रॉपर्टी कहता है। और छठा प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज जो है वो मास से प्रभावित नहीं होता है। मास बोल रहे हैं, चार्ज जो है वो मोशन से प्रभावित नहीं होता है, गति से प्रभावित नहीं होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि मान लो अगर 10 कूलम का चार्ज है और इसको हम जो है ना मान लो बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक दिए, 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंक दिए, तो ये 10 मीटर का जो 10 कूलम का जो चार्ज है ये 100 कूलम का चार्ज नहीं बनेगा, ये 10 कूलम का रहेगा। बात समझे कि नहीं। मास में कहा यह जाता है कि मास का वैल्यू जो है वो स्पीड से प्रभावित होता है। बात समझे कि नहीं। मास जो है आइंस्टीन के अनुसार से भी अगर आप देख लो, आइंस्टीन का जो सिद्धांत था रिलेटिविटी का सिद्धांत, उस अनुसार से भी कहा गया है कि अगर आप स्पीड बढ़ा दो तो मास का जो वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन चार्ज जो होता है ये चेंज नहीं होता है। ये बात समझे कि नहीं। तो ये भी इसका प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ गया। लेकिन एक और बात आपको हम कहेंगे कि ये चीजें आप याद जरूर रखना कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हो तो इसका मास जो है ना वो चेंज कर जाएगा। समझे कि नहीं। इसका मास जो है वो चेंज कर जाएगा। मान लो हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर में हम पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, यानी इसको पॉजिटिवली चार्ज किए हैं। एक और ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने निगेटिवली चार्ज किया है, माने ऋण आवेश से आवेशित किया है।
तो इसका भी मास चेंज कर जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो होगा क्या, अब स्वाभाविक बात है कि मास चेंज करेगा, तो मास चेंज करेगा तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, यही ना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर करते हैं तो क्या होगा, निगेटिव करते हैं तो क्या होगा। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप पॉजिटिवली चार्ज करते हो तो इसका मतलब है कि आपने इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तब तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला है। इलेक्ट्रॉन का अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। अगर मान लो आपने इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर कर लिया तो 10 गुने इतना मास जो है आपने उससे क्या किया, रिलीज करवा दिया, बाहर करवा दिया। तो अगर आप कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज देते हो, धन आवेश देते हो, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो मास बाहर निकलेगा, और मास बाहर निकलेगा तो पहले जो इसका मास था उसके कंपैरिजन में चार्ज होने के बाद मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आया? डिक्रीज करेगा, समझे, यानी कि घट जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया? अगर कोई चार्ज कोई वस्तु जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया, तो निगेटिवली चार्ज हो गया इसका मतलब ये हुआ, इसमें से तो खैर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक ना। लेकिन ध्यान रहे, इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का संख्या ये बाहर गया है, लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपको देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब दोगे तो मास बढ़ेगा, इंक्रीजेस, इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, इसका जो मास होगा वो बढ़ेगा। तो इस टाइप का भी प्रश्न पूछता है, और पूछा भी है इवन बिहार बोर्ड। देखिएगा आप लोग, अगर क्वेश्चन बैंक आप पलटिएगा तो आपको इसमें जो है इसका जो है क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि इसका क्वेश्चन ये है कि अगर किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, क्वेश्चन ये था, हम आपको नहीं हो तो यहाँ पर जो है ना एक क्वेश्चन आपके सामने हम रख ही देते हैं। देखिए क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्या पूछा था, इफ any object is charged, then mass of object will be, ठीक ना। माने हमसे क्वेश्चन में पूछ ये रहा है, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान, यानी वस्तु का द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान, और आपको जो है यहां पर डैश लगा दिया है। ऑप्शन में आपको दे रखा है डिक्रीज्ड पहला, यानी कि घटेगा, पहला ऑप्शन में आपको ये दे रखा है। दूसरा ऑप्शन जो है उसमें दे रखा है इंक्रीज्ड, यानी बढ़ेगा या बढ़ता है, ठीक ना, बढ़ेगा। और जो है तीसरा ऑप्शन जो है वो आपको दे रखा है रीमेंस कांस्टेंट, ठीक ना, रीमेंस कांस्टेंट यानी नियत रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, नियत रहेगा। और चौथा ऑप्शन जो आपको दे रखा होता है वो होता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो कि किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाएगा या आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं पर इस बात का चर्चा नहीं किया गया है कि पॉजिटिवली चार्ज किए हैं कि निगेटिवली चार्ज किए, क्योंकि आपको इस बात का जानकारी होना चाहिए जवाब देने के लिए। अगर पॉजिटिव चार्ज दिए हो तो मास डिक्रीज करेगा, और निगेटिव चार्ज दिए हो तो मास इंक्रीज करेगा। यानी निगेटिवली चार्ज हुआ है तो मास इंक्रीज करेगा, और पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो मास डिक्रीज करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर बेसिकली इन दोनों में से किसी का सूचना है ही नहीं,
तो सूचना है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मास जो है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। चार्ज किए हैं ये मालूम है, लेकिन कौन सा चार्ज दिए हैं या कौन सा चार्ज वहां पर डेवलप हुआ है इस बात का जानकारी नहीं है। इसीलिए इसमें अगर कोई जवाब देगा तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, रिमेंस कांस्टेंट, ये नहीं बोलना है आपको, देना है जवाब नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बात समझे कि नहीं? तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो हमारे विचार से ये जो प्रश्न है जो आपके सामने हमने अभी रखा है, आप समझ चुके होंगे। ऐसा क्वेश्चन हमारे ख्याल से बिहार बोर्ड जो है वो पूछ चुका है, ठीक ना। तो एक बार आप इसको जो है ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है आपको उधर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो हम ऐसा करते हैं कि आज का जो वीडियो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे आपका जो क्लास होगा वो अब माने नेक्स्ट जो वीक होगा उस नेक्स्ट वीक से इसका साइज थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक ना। अभी जो है 30 मिनट 40 मिनट इसी के बीच हम क्लास रख रहे हैं, छोटा छोटा अभी रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो है हम इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आपका जो क्लास है उसको जो है कंटिन्यू करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और ध्यान रहे आपका सिलेबस हम प्रॉली जो आपका 12th बोर्ड का जो सिलेबस है उसको पूरा करवाएंगे, माने बीच में आधा अधूरा करके आपको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आज का जो बात है ये आपको समझ में आया होगा और हम चाहते हैं कि आप इसका तैयारी कंटिन्यू रखिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे कंटिन्यू रहिए। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो इसी तरह से आप जो है वो कमेंट में करके आप पूछ भी सकते हैं, और पूछते हैं तो उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। यहाँ तक जो बातें आपको हमने बताया है इसको आप नोट्स में शामिल जरूर करते चलें, ताकि आपको रिवीजन करते समय जो है वो किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। यहीं तक आज का जो हमारा क्लास है, आज का क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी चीज़ें जो है वो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।